ओके बच्चों, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर अपना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हेरिडिटी के ऊपर। सो कल बच्चों, कल हमने लास्ट टाइम जो हमने जहाँ तक हमने देखा था, मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ कि क्या क्या हमने कल चीज़ें देखी थी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ हेरिडिटी के बारे में। मैंने बताया कि हेरिडिटी की डेफिनेशन कैसी होती है, क्या होता है उसके अंदर। देन आई एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट द जीन एज वेल एज इसके अंदर किस तरह से आपका कंसेप्ट एक्चुअली बैठना चाहिए हेरिडिटी के रिस्पेक्ट में, कैसे ये काम करता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ आपके साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जेनेटिक्स की दुनिया के अंदर एंड ऑफ कोर्स हेरिडिटी के अंदर, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग अप्रोच लेकर आए थे। किसने जीन के बारे में बताया, किसने क्रोमोसोम्स के बारे में बताया, किसने म्यूटेशंस के बारे में बताया था, किसने जो है आपके इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। मैंने आपके अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करके बताया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बात की थी एक्युमुलेशन कैसा होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, क्या होते हैं वेरिएशंस। मैंने बताया आपको कि कोई भी अगर डिफरेंस अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं जो ओरिजिनली पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। एंड वेरिएशन ये आपका रॉ मटेरियल किसका, इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल होता है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ कहाँ पे ऑलरेडी आपका प्रेजेंट होता है, किसके अंदर होगा, आपके रिप्रोडक्शन आपके यानी सेक्स सेल्स के अंदर होता है। देन हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ आपके सेल्स के बारे में। सेल्स के अंदर जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको मैंने बाहर निकाल के बताया कि किस तरह से कहाँ पे क्रोमोसोम क्या होगा, क्रोमेटिन क्या होगा, देन मैंने आपको बताया कि जीन क्या होता है आपका, उसके बाद डीएनए क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आफ्टर डैट हमने यहाँ पे टर्म स्टार्ट किए थे। मैंने बताया कि वेन यू आर गोइंग टू डील विद दी, जब हम लोग जो हैं आपके जो है लॉज के बारे में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब भी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं, राइट। उसके अंदर अलील आता है, फैक्टर आता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पहले, ये सारी चीज़ें हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद जो हम लोग लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगी क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह से जो है मैच कर रहा है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया था, कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया था। देन मैंने यहाँ पे जो है आपको और बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको जो है जीन के बारे में, ट्रेट के बारे में, फैक्टर के बारे में। तो बच्चों आज हम देखेंगे सब इंपॉर्टेंट चीज़, क्या चीज़, अलील के बारे में। अलील क्या होता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे अब नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं देखने, इसकी डेफिनेशन है अलील की। ओके, सो आई थिंक सो दिस इज द 6th डेफिनेशन। ओके, अलील हैंडराइटिंग, जस्ट अ मिनट, इसको वापस से लिखती हूँ। अलील क्या होता है, ओके बच्चों। सो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। ओके, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। क्या बोला मैंने, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। मैम नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी क्या होता है ये चीज़। बच्चों यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो। मान लो कि सपोज करो, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल को लेकर समझाती हूँ बहुत ही ब्यूटीफुली। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, क्या चीज़, प्लांट की हाइट। मैंने एग्जाम्पल ले लिया है प्लांट की हाइट, ठीक है मैम, आपने एग्जाम्पल ले लिया प्लांट की हाइट। अब बेटा कल हमने जो कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि प्लांट हाइट क्या हो गया आपका, प्लांट हाइट क्या हो गया आपका, कैरेक्टर हो गया, राइट। प्लांट हाइट क्या हो गया आपका, कैरेक्टर हो गया मैम, ये कैरेक्टर हो गया। और हमें मालूम है कि हमने ट्रेड भी पढ़ा था, राइट। तो इस प्लांट हाइट का यहाँ पर क्या होगा, 2 ट्रेट होंगे। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें जो आपका चैप्टर है हेरिडिटी के हिसाब से और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, उनके लिए हुए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के हिसाब से प्लांट की हाइट में 2 ट्रेट आता है। एक आपका आता है टॉल, एक आता है आपका डॉर्फ, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक होगा आपका टॉल, एक होगा आपका डॉर्फ, टॉल एज वेल एज डॉर्फ। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों टॉल एंड डॉर्फ के अंदर, तो मैंने यहाँ पर बताया कि टॉल एंड डॉर्फ बच्चों ये क्या हो गए, बच्चों ये आपके हो गए क्या चीज़, ये दोनों क्या हो गए, आपके ट्रेट हो गए मैम। हाँ, ट्रेट हो गए, ये ट्रेट्स हो गए।
यहाँ पे लिखा हुआ है अलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील बोला है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो इन केस अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें मेरी हाइट नज़र आ रही है, यू विल से यस मैम हाइट नज़र आ रही है। अगर मैं आपको पूछूंगी कि क्या मेरे आंखों का कलर तुम्हें नज़र आ रहा है, तुम बोलोगे यस मैम नज़र आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि बच्चों क्या मेरे बालों का कलर आपको नज़र आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यस मैम हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चों मेरी हाइट कैसी है, तो आप बता दोगे मैम आप लंबे हो, छोटे हो, कैसे हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों मेरे बालों का कलर कैसा है, तो आप बता दोगे मैम ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, वाइट है, ब्लैक है, जो भी है, राइट। तो बच्चों आप कैरेक्टर को देख सकते हो, राइट, आप ट्रेट को देख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं और अगर मैं आपसे पूछूं क्या वो जीन जिसके लिए मेरे बालों का कलर ब्राउन है वो तुम्हें नज़र आ रहा है, तो तुम बोलोगे मैं मजाक मत करो। मजाक इसलिए मत करो क्योंकि वो चीज़ अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुए वाले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट अपना क्रोमोसोम है, उसको जब हम उधेड़ेंगे, अनवाइंड करेंगे, उस पर जो प्रेजेंट अपना डीएनए है, डीएनए में प्रेजेंट जो सेगमेंट है, उस पर लगा हुआ जो जीन है, जीन पे लगा हुआ जो अलील है, उसके लिए वो चीज़, वो अलील, वो आपका पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, वो हमें नज़र नहीं आ सकता। ओके बच्चों, तो अलील भी हमें नज़र नहीं आता, जीन भी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इससे किए गए एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके कैरेक्टर या फिर ट्रेट, वो हमें नज़र आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मान लो कि सपोज को टॉल है बच्चों, तो टॉल को अगर मुझे अलील के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, सी इट इज़ जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। लाइक अगर मुझे आपको अलील बताना है तो मैं आपको अलील कैसे बताऊं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको बोलूँगी तुम्हें नज़र आ रहा होगा, तुम देख लो अपने आप से, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो मुझे एक अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपका मतलब फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकली बताने के लिए, एक अपेयरेंस दिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सिंबल इस्तेमाल करना होगा, राइट। अलील के लिए भी, जीन के लिए भी। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका अलील होता है उसको जो है अलग अलग जो है आपके बुक्स के अंदर, रेफरेंस बुक्स के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो अगर कभी किसी ने आपसे पूछा पहली बात कि अलील क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना इट इज़ नथिंग बट दी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म होता है। दूसरा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा टॉल, अगर टॉल है तो कैपिटल टी ये सिंबल होगा। एंड बच्चों अगर स्मॉल है तो आपका लाइक अगर डॉर्फ है तो स्मॉल टी ये सिंबल होगा। आई बस समझ में। सो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या बताया, अलील क्या होता है, अलील इट इज़ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन नोन एज आपका अलील। प्लांट है, प्लांट हाइट है, ये आपका कैरेक्टर हो गया है, राइट। हाइट के यहाँ पे आपके दो ट्रेट होते हैं, टॉल एज वेल एज आपके डॉर्फ, ये आपके ट्रेट हो गए। टॉल को अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ अगर अलील से रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैपिटल टी लूँगी। एंड डॉर्फ को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लूँगी, स्मॉल टी। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सारे के सारे बच्चों ये बस आपके टर्म्स है, राइट। एक सिंबल है अलील को दर्शाने के लिए, अलील को आपको समझाने के लिए। गॉट इट। होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म है बच्चों, नेक्स्ट वाला टर्म देख लेते हैं कौन सा है आपका, जो है आपका है होमोजाइगस अलील एंड हेट्रोजाइगस अलील। यस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज़ आपकी नेक्स्ट आ जाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8th, दैट इज होमोजाइगस अलील। होमोजाइगस अलील। नाउ अब बच्चों होमोजाइगस अलील क्या होता है कि अगर मान लो सपोज करो इफ बोथ द अलील्स आर प्रेजेंट इन आइडेंटिकल फॉर्म, ओके। अगर मान लो डेफिनेशन लिखते हैं, इफ both the alleles are present in identical or in similar form, then this condition is said to be, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, होमोजाइगस अलील, ओके। अगर दोनों अलील आपके आइडेंटिकल और सिमिलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को होमोजाइगस अलील कहा जाएगा। मैम कैसे,
जैसे कि बच्चों सपोज करो यहीं पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, कहीं दूर नहीं जाना है बच्चों, ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। देखेंगे बच्चों यहाँ पे जैसे कैपिटल टी, एग्जाम्पल है कैपिटल टी दोनों आपके सेम है, कैपिटल टी दोनों आपके सेम है। और यस, याद रखना हमेशा अलील जो होते हैं पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ट्रेट हमारे पेयर के फॉर्म में थे, कैरेक्टर एक था, प्लांट हाइट एक है, उसके ट्रेट 2 हैं, जीन एक होगा, उसके जो है अलील कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों होमोजाइगस मतलब क्या होता है, होमो मीन्स सेम होता है, होमो मीन्स क्या होता है आपका सेम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल टी ये आपके टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ मैम टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे है आपका स्मॉल टी ये आपके डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ मैम डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो होमोजाइगस के अंदर बच्चों क्या होता है, दोनों अलील आपके, या आप कुछ भी ले सकते हो, मत आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, सारे टेक्स्ट बुक के अंदर मोस्टली लाइक प्लांट के हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी दिया जाता है, इसलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। आप अपना भी कोई भी अलील ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा। बट मैं ये बात ही बोलूँगी कि एग्जाम में वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेशन या फिर कुछ भी है, अगर एग्जाम्पल ये लेते हो तो आप टेक्स्ट बुक को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मैं नहीं चाहती कि आपके मार्क्स कट जाए। ओके, सो अगर मान लो कि सपोज करो कुछ और अगर एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल के अंदर आप क्या लिख सकते हो, जैसे कैपिटल ए ये भी आपका होमोजाइगस है ना, आपका स्मॉल ए ये भी आपका होमोजाइगस है, कैपिटल बी ये भी आपका होमोजाइगस है, उसके बाद स्मॉल बी ये भी आपका क्या है बच्चों, होमोजाइगस है। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, हेटेरोजाइगस अलील। ओके, हेटेरोजाइगस अलील। सो हेटेरोजाइगस अलील के अंदर बच्चों यहाँ पे अब देखेंगे, हेटेरोजाइगस अलील के अंदर क्या देखेंगे कि व्हेन द अलील्स आर प्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म और अल्टरनेट फॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, व्हेन अलील्स आर प्रेजेंट इन contrasting और alternate form then this condition is said to be this condition is said to be heterozygous allele, हेटेरोजाइगस अलील, इसको हेटेरोजाइगस अलील कहा जाता है। अब यहाँ पर बताएंगे बच्चों कैसे। देखो, अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर मान लो मेरा क्रोमोसोम है, मैं यहाँ पे क्रोमोसोम रेड से बनाती हूँ। मान लो कि सपोज करो ये मेरा एक क्रोमोसोम है। ओके, ये मेरा एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी मैं एक क्रोमोसोम निकाल देती हूँ, प्यारा सा क्रोमोसोम निकाल देती हूँ, राइट। अब बच्चों यहाँ पे सपोज करो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे और यहाँ पे मान लो कि सपोज करो मैंने यहाँ पे ये क्रोमोसोम साथ में था, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट थे, मैंने उनको थोड़ा सा अलग कर दिया। आपको मालूम है कि हमेशा क्रोमोसोम मोस्टली आप कैसे बनाते हो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप मोस्टली क्या करते हो, क्रोमोसोम कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, ऐसे करके बनाते हो, राइट, इस तरह से आप बनाते हो, है ना। मैंने क्या किया, इसी क्रोमोसोम को मैंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मान लो ये दोनों के दोनों मेरे सिस्टर क्रोमेटिड, आपके सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, एकदम बात ध्यान सुनना, एक बार समझना। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर मान लो कैपिटल ए है तो यहाँ पर भी कैपिटल ए होगा, हो सकता है। यहाँ अगर मान लो कि सपोज करो यहाँ पे कोई और जीन प्रेजेंट है जिसका कोई और अलील प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अगर कैपिटल बी है तो यहाँ पर भी कैपिटल बी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल ए है, मान लो बच्चों की सपोज करो अगर ये कैपिटल ए, लिखते हो यहाँ पर, मान लो कि अगर कैपिटल ए है तो ये पेयर भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा से जो जीन होगा उनके पास हमेशा होमोजाइगस अलील ही प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर स्मॉल ए हो, यहाँ पे ऑलरेडी ए हो, यहाँ पे आपका स्मॉल ए हो सकता है, या ये कंडीशन भी हो सकता है स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए, या आपका स्मॉल ए, राइट, ये कंडीशन भी हो सकती है। सिमिलर केस के अंदर यहाँ पर भी हो सकता है बच्चों, आपका कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर मैंने पेयर चूज किया, मान लो सपोज करो इन केस इफ आई एम चूजिंग दिस पेयर, अगर मैं इस पेयर को चूज कर रही हूँ, इस पेयर को चूज कर रही हूँ, इस पेयर को चूज कर रही हूँ, फिर इस पेयर को चूज कर रही हूँ, तो बच्चों अगेन ये किसका डेफिनेशन हो जाएगा, आपका होमोजाइगस अलील का हो जाएगा। और हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्टिंग और अल्टरनेट फॉर्म होने चाहिए।
अल्टरनेट इन द सेंस कैसा, एक आपका कैपिटल एक आपका स्मॉल, एक आपका कैपिटल एक आपका स्मॉल। आई बस समझ में। तो यहाँ पर बच्चों सिंपली क्या देखेंगे कि यहाँ पर है ये एकदम परफेक्ट मैच है, एक आपका कैपिटल एक आपका स्मॉल, एक आपका कैपिटल एक आपका स्मॉल। आई बस समझ में। जरूरी नहीं है, मैं बार बार समझा रही हूँ आपको, बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये मत सोचना हमेशा कि आपके क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा आपके होमोजाइगस के फॉर्म में हो, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी वो हेटेरोजाइगस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि इसका एग्जाम्पल लिखो, तो एग्जाम्पल के अंदर बच्चों, एग्जाम्पल के अंदर सिंपली आप क्या कोड कर सकते हो, एग्जाम्पल के अंदर कोड कर सकते हो कि कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, कैपिटल बी स्मॉल बी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। सो दिस इज अ पर्टिकुलर वर्ड आपका हेटेरोजाइगस अलील का बेस्ट एग्जाम्पल है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत या परेशानी रही होगी। नाउ उसके बाद बच्चों अब हम यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव अलील। डोमिनेंट एज वेल एज आपका सबसे पहले डोमिनेंट अलील देखेंगे, देन हम रिसेसिव अलील के बारे में बात करेंगे। ओके, सो पहले देखेंगे डोमिनेंट अलील के बारे में। डोमिनेंट अलील या फिर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव अलील या फिर डोमिनेंट भी बोल सकते हैं इसको। सो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ कंडीशन इन विच और द अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अलील, सुनो, जो अलील अपने एक्सप्रेशन को F1 जनरेशन के अंदर दिखाएगा, जो अलील अपने एक्सप्रेशन को F1 जनरेशन के अंदर दिखाएगा इन डिस्पाइट कि वो किसी अल्टरनेट अलील के साथ प्रेजेंट है, तो उसी अलील को कहा जाता है डोमिनेंट अलील या फिर डोमिनेंसी या फिर डोमिनेंट। ओके, द अलील विच एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इन द F1 जनरेशन, द अलील विच एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट अलील। तो यहाँ पे देखेंगे द अलील which express its presence लिख सकते हैं, या फिर trait presence और trait in F1 generation, even in the presence of alternate allele, even in the presence of alternate allele, और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और क्या साइंटिफिकली टर्म में अल्टरनेट अलील को और क्या साइंटिफिक वे में बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस अलील बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। ओके, तो क्या लिखा मैंने, द अलील विच एक्सप्रेस इट्स प्रेजेंस और ट्रेट, द अलील विच एक्सप्रेस इट्स प्रेजेंस और ट्रेट इन F1 जनरेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट अलील is known as dominant allele। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डोमिनेंट अलील कहेंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, डोमिनेंट अलील कहेंगे। फाइन, तो यहाँ पर बच्चों क्या मैंने बोल दिया, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एकदम अच्छे समझना। जहाँ पे डोमिनेंसी की बात आ जाती है, जहाँ पे भी डोमिनेंसी की बात आ जाती है, डोमिनेंट अलील अगर एक भी हो, और उसके अगर पीछे या आगे अगर 1000, 2000 करोड़ भी अगर रिसेसिव अलील अगर आके लग गए, चलेगी आपकी डोमिनेंट अलील की। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो डोमिनेंट अलील, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना चाहती हूँ मैं, जो आपका डोमिनेंट अलील होता है, डोमिनेंट अलील mask the expression of recessive allele। ओके, उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है बच्चों, छुपा देता है, मास्क कर देता है। अब देखेंगे कैसे, जैसे मान लो कि सपोज को बच्चों मैंने आपको लिखा कि अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टॉल, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टॉल। अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ इसके लिए अलील क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे मैम, कैपिटल टी आपने बता दिया। कैपिटल टी यहाँ पे जो आपका कैपिटल टी है बेटा, ये क्या है आपका डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील। एकदम ध्यान से मेरी बात अच्छे से एकदम आप सब सुनेंगे, एकदम अच्छे से
क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी आपका पूरा जेनेटिक्स का पूरा जो चैप्टर हेरिडिटी, बिल्कुल परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। सी आई डू बिलीव मुझसे अच्छे यूट्यूबर्स होंगे आपके यूट्यूब के ऊपर, बेशक होंगे। मैं तो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, राइट, बहुत सारी चीज़ें लर्न करना है, गलतियाँ करना है, गलतियों से सीखना है। आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, मैं सर से बोल के जो है इस पर करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बट इस तरह से लाइक एक एक कंसेप्ट को आपके दिमाग में ड्रॉ करना, एक एक कंसेप्ट को आपको आपके दिमाग में फिट करना फॉर द फर्दर स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत चीट होता है कि समबडी इज़ कमिंग विद द स्लाइड लेकर आते और पढ़ा के चले जाते हैं। वेल आई एम नॉट लाइक, मैं उनको नॉक नहीं कर रही हूँ एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कोई भी चीज़ गलत, बट एट द सेम टाइम मेरा काम यहाँ पर है कि पूरा ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाऊँ मैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर बस देखेंगे, वही मैं कर रही हूँ, राइट। तो टॉल यहाँ पर कैपिटल टी है, तो टी यहाँ पे डोमिनेंट अलील है, राइट। अगर बच्चों मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ पे अगर लिख देती हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो पहली बात ये अल्टरनेट फॉर्म में है, अल्टरनेट अलील्स हो गए, ये अल्टरनेट फॉर्म में है, अल्टरनेट अलील्स हो गए। एक कैपिटल टी आपका स्मॉल टी है। बच्चों मैंने क्या बोला यहाँ पे डेफिनेशन में देखो ना, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट अलील यानी हेटेरोजाइगस अलील के प्रेजेंस में भी अपना डोमिनेंस शो करेगा। तो आप ये बोलना चाहिए कि मैम मतलब अगर ऐसा भी रहा कंडीशन, मतलब अगर यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में भी रहा तो भी जो पौधा होगा, जो आपका F1 जनरेशन होगा, जो आपका F1 जनरेशन होने वाला है, वो कैसा होगा, टॉल होगा। कैसा होगा आपका, टॉल होगा। आई बस समझ में, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया अभी बच्चों कि अगर मान लो कि सपोज करो कि बेचारा एक ही कैपिटल टी है और इसके साथ मुकाबला करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को अगर बोलने के लिए, अगर मान लो कि सपोज करो आपका स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इतने सारे स्मॉल टी आ गए, इतने सारे स्मॉल टी आ गए, तो भी बच्चा, तो भी बेटा, तो भी मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, तो भी किसकी एक्सप्रेशन चलने वाली, आपकी कोई कौन सा एक्सप्रेशन कौन देगा, आपका कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होगा। ये होता है आपका डोमिनेंट अलील। होप आप सब समझ गए होंगे। चाहे आपका डोमिनेंट अलील होमोजाइगस के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर है, तो ये जो है आपका कैपिटल टी, सो दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ व्हाट, ये होमोजाइगस का कंडीशन है, होमोजाइगस का कंडीशन होता है। ओके, ये किसका कंडीशन होता है बच्चों, ये होता है आपका हेटेरोजाइगस का कंडीशन। डजन मैटर वो आपका होमोजाइगस के अंदर प्रेजेंट है, डजन मैटर वो आपका हेटेरोजाइगस के अंदर प्रेजेंट है, चलने वाली किसकी है, आपके डोमिनेंट अलील की ही चलने वाली है। सो दिस वॉज अबाउट वॉट, आपका डोमिनेंट अलील के बारे में था ना बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो है रिसेसिव अलील के बारे में। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे रिसेसिव अलील क्या होता है। बेचारा रिसेसिव अलील है ना, बुरा लगता है उसके लिए थोड़ा सा। रिसेसिव अलील, ओके, रिसेसिव अलील, फाइन। अब यहाँ पर देखेंगे रिसेसिव अलील के अंदर कि ये ऐसा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था बच्चों कि द अलील विच डज नॉट, द अलील, जो अलील अपने एक्सप्रेशन को, पहले हिंदी में समझ लेते हैं, आपको समझा देती हूँ मैं, जो अलील अपने एक्सप्रेशंस को F1 जनरेशन के अंदर नहीं शो कर पाता, और वो बेचारा इवन दो अगर वो अल्टरनेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, हाँ अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव अलील है तो अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकता है, बट अगर वो हेटेरोजाइगस जो है कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, उसके साथ अगर एक भी डोमिनेंट अलील अगर आके जुड़ गया तो वो अपने एक्सप्रेशन को कभी भी F1 जनरेशन के अंदर नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है मास्किंग इफेक्ट आ जाती है किसकी बच्चों, डोमिनेंट अलील की। ओके, तो यहां पर अब देखते हैं हम डेफिनेशन, द अलील विच does not shows its presence or trait in F1 generation, in F1 generation is known as recessive allele, is known as recessive allele। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिसेसिव अलील कहा जाता है। और भी सारी बातें लिखूंगी, सारी चीजें लिखूंगी, जो इसके अंदर आ जाएगा सारी बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो रिसेसिव अलील होता है,
रिसेसिव अलील मास्क बाय डोमिनेंट अलील इसको मास्क कर देता है. ओके, नाउ इट डज नॉट shows its expression in heterozygous condition. हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता. ओके, यानी अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आपको समझाऊं, इफ़ आई एम शोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इस तरह से समझा रही हूँ तो एग्जाम्पल के अंदर बच्चों कैसे क्या आ जाएगा इसके अंदर आपका, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है ना. यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है, एक डोमिनेंट अलील है, यहाँ पर एक रिसेसिव अलील है. तो यहाँ पर चलने किसके वाली है, ऑफ कोर्स डोमिनेंट अलील की चलने वाली है. तो हेटेरोजाइगस के अंदर अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता. नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या बात करेंगे बच्चों कि इट शोज इट्स ट्रेट व्हेन it is present in homozygous condition. ये अपने एक्सप्रेशन को कब शो करेगा बच्चों, जब ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगा. आई बस समझ में. होमोजाइगस कंडीशन के अंदर मैम, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल ले लूँ, तो अगर मैं प्लांट की हाइट के बारे में बात करती हूँ एग्जांपल में बच्चों, अगर मैं प्लांट के हाइट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, प्लांट की हाइट के बारे में बात करती हूँ, तो हमने दो यहाँ पे प्लांट हाइट तो आपका क्या होगा, कैरेक्टर हो गया, राइट. उसके अंदर हमने दो ट्रेड देखे थे, एक हमने देखा था टॉल, एक हमने देखा था डॉर्फ. तो अगर मैं डॉर्फ के बारे में बात करती हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे डॉर्फ के बारे में बात करती हूँ, तो आपको मालूम है कि डॉर्फ के लिए क्या था आपका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो बच्चों अगर स्मॉल टी कंडीशन के अंदर, अगर स्मॉल टी कंडीशन के अंदर अगर रहा अपना अलील, तो कहीं जाके उसके एक्सप्रेशन को शो किया जाएगा. अदरवाइज आपको मालूम है कि अगर हेटेरोजाइगस में रहा तो एक्सप्रेशन शो नहीं होगा. ओके, सो दिस वाज कंप्लीटली अबाउट रिसेसिव अलील. ऐसा बेचारा कि अगर उसके साथ मतलब 1000, 2000, करोड़ों अगर आपके रिसेसिव अलील आ गए साथ में और एक भी डोमिनेंट आकर खड़ा हो गया, तो चलेगी किसकी, आपकी डोमिनेंट अलील की चलने वाली है. तो उसको अपनी चलाने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए F1 जनरेशन के अंदर, ऑस्टिन के अंदर क्या करना होगा, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर रहना पड़ेगा. गॉट इट. ओके, आई बस समझ में, क्लियर हुआ. सो यहाँ पर बच्चों कैसा आपका जो है, हियर वी डन विद द रिसेसिव अलील. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर जो है अब बात करने वाले हैं कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर रहेगी हमारी, जो है फिनोटाइप जीनोटाइप. ओके, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. ओके, आ जाओ. फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, देख लेते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, फिनोटाइप देखो यहाँ पर. तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल अपेयरेंस, द एक्सटर्नल अपेयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर एनी ट्रेट, कोई भी एक्सटर्नल अपेयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी ट्रेट के लिए, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप. जैसे कि इफ यू आर एबल टू सी माई हाइट, यस मैम. You are able to see my skin color, yes ma'am. You are able to see my eye color, yes ma'am. You are able to see my hair color, yes ma'am. तो ये सारी चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है बच्चा, तो ये चीज़ एक आपके जेनेटिक्स के टर्म में इसके लिए शब्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं. आई बस समझ में. तो यहाँ पे लिखेंगे द एक्सटर्नल appearance of an organism, the external appearance of an organism, the external appearance of an trait, the external appearance of an organism in form of any trait, is called phenotype. अब देखेंगे कैसे. जैसे कि अगर मैंने बोला कि एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, अगेन हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, जितने भी 7 कैरेक्टर्स है उसी को लेके चलते हैं. जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल में फ्लावर का कलर. ओके,
तो फ्लावर का कलर है, तो कलर जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा फ्लावर का जो कलर है, लिखते हैं, चलो यहीं से आपका जो पर्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ओके, पर्पल। और एक होता है क्या चीज़ बच्चों, आपका वाइट। क्या होता है आपका, वाइट। ओके, सो बच्चों यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, अगर मुझसे पूछोगे कि मैम बताया जाए यहाँ पे पर्पल एंड वाइट क्या हो गया, ओके, ये क्या हो गया बच्चों, आपका फ्लावर कलर क्या हो गया, आपका कैरेक्टर। पर्पल एंड वाइट क्या हो गया, आपका ट्रेट। ओके, इसी में से अगर मैं आपको, आप पूछोगे कि मैम फिनोटाइप इसमें से क्या है, तो मैं क्या बोलूँगी, आपका पर्पल एंड आपका वाइट। क्योंकि द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ एनी ट्रेट, इन फॉर्म ऑफ एनी ट्रेट, कोई भी ट्रेट। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो अगर कोई चीज़ दिखा रही हूँ, जैसे कि अगर मैं जो है यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, जैसे हाँ, जैसे अगर मान लो सपोज करो बच्चों, मैं आपको बोलती हूँ कि ये पेन किस कलर का है, इफ़ आई एम सेइंग कि ये पेन किस कलर का है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम बताओ ये पेन तो मान लो कि यहाँ पर भी एक पेन है, यहाँ पर भी एक पेन है, ये दो मेरे पास पेन है, ये दो हमारे ट्रेट है। मैं पूछूंगी अगर ये पेन और ये पेन किस कलर का है, राइट, तो आप बोलोगे कि मैम ये ग्रीन है, और मैम ये जो है आपका थोड़ा सा ग्रे कलर है, लाइक लाइट ग्रे कलर है, राइट। तो ये ग्रीन एंड ग्रे ये आप देख सकते हो, आप एक्सटर्नली इसको देख सकते हो, राइट। अब ये इसके अंदर क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ब्लू कलर का पेन है, ब्लैक कलर का पेन है, उससे हमें मतलब नहीं। बट जो चीज़ आप एक्सटर्नली देख सकते हो बच्चों, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं आपका फिनोटाइप। तो यहाँ पे ये हो गया क्या चीज़, दोनों आपके बोथ फ्लावर कलर इज phenotypic expression, phenotypic expression। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों जो आता है, कौन सा आता है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपका जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप। अब बच्चों अभी डेफिनेटली जो यहाँ पे फ्लावर कलर होगा, जो आपका पर्पल फ्लावर कलर है और जो आपका वाइट फ्लावर कलर है, ओके, ये जो पर्पल एंड वाइट जितने भी आपके दोनों जो आपके फूल हैं, जो आपके कलर्स हैं, उसको बनाने के पीछे, उसको कलर देने के पीछे, अभी ये मत बोल देना कि मैम पिगमेंट, हाँ बेटा पिगमेंट है, बट उस पिगमेंट को बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन होगा, इस पिगमेंट को बनाने के लिए कोई ना कोई आपका प्रोटीन होगा, राइट। उस प्रोटीन को एक्सप्रेस कराने वाला कोई ना कोई आपका जीन होगा, कोई ना कोई आपका अलील होगा, राइट। तो जीन से अगर जीन तक बात पहुंच गई तो डेफिनेटली वो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा, राइट। आपने बोला कि मैम पर्पल एंड वाइट आपका क्या है, कलर है, राइट। वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, ठीक है, मान लिया पिगमेंट्स की वजह से होता है, लेकिन उस पिगमेंट को बनाने वाला कोई ना कोई प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को एक्सप्रेस कराने वाला कोई ना कोई आपका जीन होगा। तो कोई भी द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज द ट्रेट, ओके, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द genetic makeup of an organism for a trait is called genotype। ओके, सो बच्चों यहाँ पर बेसिकली हम जीनोटाइप यानी जीन्स को तो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम फिनोटाइप को देख सकते हैं। तो यहीं पे अगर मैं आपसे यहाँ पर एग्जांपल में, इसी एग्जांपल के अंदर मैं आपसे अगर कोई चीज़ें लिखूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे अगर पर्पल है तो मान लो यहाँ पर बच्चों अगर पर्पल है, मान लो ये कैपिटल डब्ल्यू के लिए से आपका पर्पल आता है, और वाइट जो है आपका स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू से आता है, राइट। तो जो कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू बच्चों, ये क्या हो गया आपका, जीन हो गया, जीनोटाइप हो गया। जो चीज़ हम देख नहीं सकते, क्लियर हुआ, जो चीज़ बॉडी के अंदर होगा, प्लांट के बॉडी के अंदर होगा, एनिमल के बॉडी के अंदर होगा। मेरे बालों का जो कलर है वो डार्क ब्राउन है, राइट, लेकिन उसके लिए जो जीन है मेरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर मैं पूछूं कहाँ है तो आप बता नहीं पाओगे, हाँ मैम सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर है, बट एग्जैक्टली किस क्रोमोसोम के ऊपर है हमें नहीं मालूम, राइट। ये बात समझ में। इसी तरह से बच्चों आपके जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में जो हमारे मेंडल साहब ने जो बात की थी, जो हमारे जो है अपने फादर ऑफ जेनेटिक्स ने जो बात की थी, उसके पीछे जो भी आपका जो है जो भी आपके जितने भी आपके जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम नहीं देख सकते। तो उसको स्टडी करने के लिए जो जेनेटिक्स में जो टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोटाइप कहते हैं। इट्स अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ ट्रेट इज नोन एज जीनोटाइप। It may be the capital T, small t for plant type, capital W, small w for flower color। देन आपका राउंड आपके सीड के जो है शेप के लिए कैपिटल R, स्मॉल r बोल सकते हैं हम लोग, राइट, राउंड एंड आपके जो है रिंकल के लिए।
क्लियर? सो हियर वी डन विद द फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप. आई डोंट थिंक सो कि आपको शायद इसमें कोई डाउट एंड किसी भी तरह की तकलीफ होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो डेफिनेशन आता है बच्चों, कौन सी डेफिनेशन आती है यहाँ पे? आपका होमोजाइगस क्रोमोसोम और हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम. अच्छा ठीक है, होमोजाइगस क्रोमोसोम एज वेल एज हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम. नेक्स्ट मूव करते हैं. ठीक है, बात करेंगे होमोजाइगस, एक साथ लेते हैं इसको, एंड हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम. हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही बोला है ना, ये अलील तो नहीं बोला. क्या है इसके अंदर? ठीक, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम. ना बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ आप सबके लिए. ओके, जैसे कि आपको मालूम है, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्यों ये समझाना जरूरी है. देखो, अपने बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूंगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, अपने बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं बच्चों? 46. इनको पेयर में लिखा तो कितना लिखूंगी? 23 पेयर्स. ठीक है मैम, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैम पूरा का पूरा जो चैप्टर वो पी प्लांट के ऊपर है, एकदम है, तो उसकी भी क्रोमोसोम देख लेते हैं यहाँ पे. तो अगर मैं बात करती हूँ पी प्लांट, राइट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? जिसका साइंटिफिक नेम क्या हो? पाइसम सटाइवम होता है. पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम सटाइवम होता है, राइट. तो बच्चों यहाँ पे जो आपका पी प्लांट है, इसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? इसके पास होते हैं 14 क्रोमोसोम. पेयर्स में लिखा तो कैसे लिखूंगी? 7 पेयर्स. 7 पेयर्स लिखूंगी. ओके, 7 पेयर्स लिखूंगी. ये बात समझ में आ गया? नाउ अब जो मैं लिख रही हूँ समझना इसको. मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 एक साथ होगा, राइट, 2 एक साथ होगा, 3 एक साथ होगा, 4 एक साथ होगा, 5 एक साथ होगा, एंड सो ऑन, राइट. सारे के सारे पेयर्स में इसी तरह से आपके प्रेजेंट होते हैं, राइट. अगर बच्चों यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मान लो कि सपोज करो, अब मैं इसको इरेज करके यहीं पे जो है आपके क्रोमोसोम्स को दिखाती हूँ, बताती हूँ, समझाती हूँ. मान लो यहाँ पर मैंने बनाया ऐसे, मैंने बनाया और बना लेते हैं यहाँ पे 2-3 और क्रोमोसोम्स ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि इजीली आपको समझ में आए. ओके, 20 में यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग क्या? सेंट्रोमेयर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंट्रोमेयर अगर नहीं हुआ तो आपको मालूम है कि वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम द डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, इसको पढ़ने वाले हैं आप सब. कब मैम? अभी नहीं बच्चा, 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप पीसीबी लोगे तो. नाउ यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है, मान लो सपोज करो ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये भी मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 साथ में होंगे. ये अगर मेरा क्रोमोसोम नंबर 2, तो ये भी मेरा क्रोमोसोम नंबर 2. ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 3 बच्चों, तो ये भी मेरा क्रोमोसोम नंबर 3. ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 4, तो ये भी मेरा क्रोमोसोम नंबर 4. ओके, क्या हो जाएगा आपका? 4. ओके, फाइन. नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला, आपको समझा रही हूँ कि लिखा है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम. होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस यहाँ पर जो है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम के बारे में अंदर बोली बातें जो है बताई जा रही है. अगर 2 क्रोमोसोम, ये जो आपके क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 2, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 2, आई थिंक सो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नहीं है, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम होगा. ओके, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस, होमोजाइगस. ठीक है, चलो कोई नहीं. आई थिंक सो ये आपके जो है इसमें जीन्स के टर्म में ये बात बोली गई है, कोई दिक्कत नहीं है. तो बच्चों यहाँ पे सिंपली क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 1 है, ओके, ये दोनों कंसीडर किया जाएगा. इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाता है आपका होमोजाइगस क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम, अब इसको अगर आप एक तरह से डेफिनेशन के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? द मॉर्फोलॉजिकल एंड आइडेंटिकल, या फिर सिमिलर, द सिमिलर और मॉर्फोलॉजिकल, या फिर द मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर, द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोजाइगस क्रोमोसोम. जो आपके क्रोमोसोम
जो हैं, जो आपके क्रोमोसोम जो होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, जो क्रोमोसोम द chromosomes which are morphologically genetically similar is known as homozygous क्रोमोसोम। तो अगर ये मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होंगे तो जीन की बात आगे, मतलब डेफिनेटली मैम इनके ऊपर जो आपके अलील्स प्रेजेंट होंगे वह भी आपके सेम होंगे, वो भी आपके कैसे होंगे बच्चों, आपके सेम होंगे। अगर यहाँ पर कैपिटल ए है तो यहाँ पर भी कैपिटल ए होगा। अगर यहाँ पे आपका जो है कैपिटल बी है तो यहाँ पर भी कैपिटल बी होगा। आई बस समझ में। अगर मान लो यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ पर भी कैपिटल टी होगा। ये बात समझ में आ गया। जैसे अगर मान लो सपोज करो मैं लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पर अलील्स को अगर लिखना चाहूँ बच्चे, तो अगर मान लो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ अगर मान लो कैपिटल ए तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल ए आना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपका कैपिटल टी तो यहाँ पर भी आपका कैपिटल टी आना चाहिए, ओके, कैपिटल टी आना चाहिए, ओके। तो ये बच्चों क्या हो गया, आपके सिमिलर हो गए। ये आपके कैसे होंगे, आपके सिमिलर, आपके होमोजाइगस क्रोमोसोम हो गए, ओके। एक पास सिमिलर टर्म आता है होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ओके, जहां पे इन टर्म्स की डेफिनेशन दिया जाता है कि सेम अगर क्रोमोसोम है आपका मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सेम अगर है तो उनको होमोलोगस, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ बच्चों, यू कैन ऑल्सो राइट दिस डेफिनेशन फॉर दी होमोलोगस एज वेल एज हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के लिए, ओके। बट मुझे आपको ये डेफिनेशन बताना था ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर मैं क्यों बोल रही हूँ, ओके। तो ऐसा कोई क्रोमोसोम जहाँ पे जिसके आर्म्स के ऊपर, जिसके क्रोमेटिड्स के ऊपर, जिसके जीन्स के ऊपर अगर जो अलील हैं वो सेम टाइप के अगर होते हैं, वो अगर सेम टाइप कर होते हैं बच्चों, तो उसको होमोजाइगस क्रोमोसोम कहा जाता है। उसी तरह से अगर मान लो नीचे के जो यहाँ पर बनाए मैंने, इसके अंदर अगर मेंशन करती हूँ, मान लो यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, अगर मान लो कैपिटल ए लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपके स्मॉल ए, और यहाँ पे भी लिख रही हूँ मैं कैपिटल ए, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं स्मॉल ए। तो बच्चों आपके क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, क्रोमोसोम नंबर तो 4 ही है, बट ये क्या हो गया, आपके हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन व्हाट, अलील के डिफरेंस की वजह से बच्चों ये क्या हो गए, आपके डिसिमिलर हो गए। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है अगर आपको देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सिमिलर केस के अंदर देख लो बच्चों, ये आपका जो है किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस तरह से यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कैपिटल बी, यहाँ पर होमोजाइगस की डेफिनेशन दी है, यहाँ पर बताई गई है कि डायग्राम जो है आपका कैसा है कि कैपिटल बी दोनों आपके आर्म्स में, यहाँ पे स्मॉल बी दे दिया है, ओके, स्मॉल बी। हाँ जस्ट मिनट, क्या क्या कभी कभी ओपन हो जाता है बच्चों, ओके। सो यहाँ पर जो होमोजाइगस जो है, जो आपका होमोजाइगस यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या बोल दिया था, यहाँ पर मैंने आपका दोनों सेम अलील लिया हुआ है। यहाँ पर इसने क्या लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरह से लिया गया है, ओके। मैंने यहाँ पर सिंपली क्या ले लिया था, यहाँ पर कैपिटल टी, ओके। यहाँ पर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, इस तरह से, फाइन। तो ये बच्चों क्या हो गया, पूरा आपका होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस का जो है कंप्लीट या फिनोमिनन। सो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस पार्ट, ये जो आपका पार्ट होता है, ये जो आपका पार्ट है दिस वन, इसको आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस अलील, ओके। और ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों फोर्थ वाला, इसको आप क्या बोलोगे, हेटेरोजाइगस अलील या फिर हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम। अलील मत लिखो, क्रोमोसोम बोल लो, क्रोमोसोम, ओके, क्रोमोसोम, ओके। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी भी तरह की दुख या परेशानी या कोई परेशानी या फिर कोई प्रॉब्लम होगी आपको। डेफिनेशंस के अंदर सारे डेफिनेशंस यहाँ पर आपके क्लियर होते जा रहे हैं। बस इतना याद रखना, दो और टर्म्स होते हैं इसके अंदर, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, जैसा होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, ओके। उसी तरह से होमोजाइगस क्रोमोसोम होता है, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम होता है, डिपेंड अपॉन किस तरह का आपका एलील प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम्स के आर्म्स के ऊपर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे बच्चों,
यहाँ पर जो बात करेंगे नेक्स्ट आपका क्या बात करेंगे, क्या रह गया अभी, यस F1 जनरेशन, आपका F1 जनरेशन एज वेल एज आपका पुनेट स्क्वायर। आ जाओ F1 जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फाइन, F1 जनरेशन F1 जनरेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, when two pure parents, when two pure parents cross for a trait, the result or outcome is known as F1 generation। F1 जनरेशन। ओके, जब कोई भी प्योर पेरेंट्स क्रॉस्ड होते हैं किसी भी ट्रेड के लिए तो जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम होता है, उसको हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं बच्चों। ओके, F1 जनरेशन कहते हैं। और F1 जनरेशन को और क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई बस समझ में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जो आपका मोस्टली कैसा होता है आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, ये हम करने वाले F1 जनरेशन कैसे आता है मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। ओके, जैसे अगर मान लो सपोज करो F1 जनरेशन में यहाँ पे लिखा कि एक शब्द लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरो मतलब कैसा कि मैम कैपिटल T स्मॉल t, मैम कैपिटल A स्मॉल a, यस मैम कैपिटल W स्मॉल w, यस। तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल W स्मॉल w, दीज आर व्हाट, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो आपका जो F1 जनरेशन होता है बच्चों, ये आपके प्योर ब्रीड के जो पेरेंट्स होते हैं, जो प्योर पेरेंट्स होते हैं, जब उनको क्रॉस किया जाएगा, कितने भी कैरेक्टर्स ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला मोनो हाइब्रिड, अगर मैंने बोला मोनो हाइब्रिड, इफ आई एम यूजिंग द वर्ड मोनो हाइब्रिड, ओके, अगर मैं मोनो हाइब्रिड बोलती हूँ बच्चों, तो मोनो मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मोनो मीन्स क्या हो जाएगा आपका सिंगल, मोनो मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों आपका सिंगल हो जाएगा। आई बस समझ में। ओके, हाइब्रिड मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिड मतलब क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, राइट। सो मोनो हाइब्रिड के अंदर मोनो सिंगल मिक्सिंग मतलब सिंगल, सिंगल मतलब क्या, सिंगल मतलब क्या, क्या यहाँ पर सिंगल बच्चों, व्हाट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस वर्ड, दिस वर्ड रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर। कोई भी अगर सिंगल कैरेक्टर की मिक्सिंग करती हूँ मैं, एक सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, जैसे मैंने प्लांट हाइट लिया, तो प्लांट हाइट के अंदर दो ट्रेट आता है, टॉल आता है, डॉर्फ आता है। तो मान लेते हैं कि पापा हमारे टॉल हैं, प्लांट के पापा मेरे टॉल हैं, प्लांट की मम्मी मेरी कैसी है, डॉर्फ है, राइट। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर मतलब मोनो हाइब्रिड हुआ, तो एक कैरेक्टर के अंदर जब मिक्सिंग होता है, मतलब टॉल एंड डॉर्फ के बीच में जब मिक्सिंग होगा, तो उससे जो आपका रिजल्टेंट आने वाला है, जो आउटकम आने वाला है बच्चों, उसी को कहा जाता है कि आपका F1 जनरेशन कहा जाता है। आई बस समझ में। यहाँ पर जो है हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी ले सकते हैं, या जब यहाँ पर दो होगा, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि सीड का शेप एंड सीड का कलर, सीड का शेप कैसा है, राउंड है, रिंकल है, सीड का कलर कैसा है आपका, येलो है, ग्रीन है। तो यहाँ पर चार ट्रेट हो गए, चार ट्रेट हो गए ना, राउंड, रिंकल दो, आपका येलो एंड ग्रीन दो, कितने हो, 2 + 2 कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, राइट। तो यहाँ पे चार ट्रेट के बारे में बात की जा रही है। तो डाई हाइब्रिड के अंदर 2 कैरेक्टर, मोनो हाइब्रिड के अंदर 1 कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपका जो डाई हाइब्रिड होता है बच्चों, डाई हाइब्रिड, इसके अंदर डाई मीन्स आपका जो है 2 एंड हाइब्रिड मीन्स ऑफ कोर्स मिक्सिंग। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग, क्या होता है, मिक्सिंग होता है। आई बस समझ में, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आप कैरेक्टर लेकर चलते हो, यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर लेकर जाओगे आप, यहाँ पर कितना होगा आपका 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स को लेकर चलोगे। तो जब सिंगल कैरेक्टर के अंदर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 2 ट्रेट होते हैं, यहाँ पर कितने आपके 4 ट्रेट होते हैं, कितने ट्रेट होंगे, 4 ट्रेट होंगे। ओके,
नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, ये हो गया पूरा F1 जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों लास्ट पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, ओके ठीक है, ये डेफिनेशन आपका 15 था। ओके, नेक्स्ट नंबर बात करेंगे आपका 16। पुनेट स्क्वायर या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चेकर बॉक्स। चेकर बॉक्स, पुनेट स्क्वायर या फिर आपका चेकर बॉक्स इसको कह सकते हैं। नाउ कोई भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेट, अगर हम लोग जो अपना ट्रेट बनाने वाले उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, ओके, उसको कहा जाता है आपका पुनेट स्क्वायर। मैं बताऊंगी, समझा दूंगी। ओके, द डायग्रामेटिक representation of a trait in the form of box for F2 generation, is called आपका जो है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या बोला जाएगा बच्चों, पुनेट स्क्वायर बोला जाएगा। ओके, अब ये कैसा होता है, जैसे मान लो सपोज करो मैं आपको एक छोटा सा जो है यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से कुछ होता है बच्चों, इस तरह से होता है, ऐसा होगा इस तरह से। बचपन में हम सब ने, आज भी कभी ना कभी मस्ती मजाक में हम खेल लेते हैं, जीरो काटा खेला ही होगा, है ना, खेला ही कि नहीं खेला है। हाँ, कुछ वैसे यहाँ पे वो डब्बा दिखता है, लेकिन इसको जीरो काटा मत समझ के खेलने लग जाना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है, आप अब जो है गैमेट को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर जैसे मान लो कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया, तो किस तरह से आप क्रॉस करोगे। हाँ, इन बिटवीन दिस किस तरह से क्रॉस होगा, इसमें क्रॉस होगा, इसमें क्रॉस होगा, है ना। उसके बाद फिर इसमें क्रॉस होगा, इसमें क्रॉस होगा। तो जो भी आउटकम होने वाला है आप इस जो है बॉक्स के अंदर क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। और ये जो आपका होता है बच्चों, ये आपका कैसे होता है, ये कैसे आएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको कहा जाता है आपका F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, आपका जो है पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है। सो बच्चों, आई थिंक सो जितने हमारे डेफिनेशंस थे, ओके, जितने हमने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखे हैं, मैंने सारे डेफिनेशंस हमने कर दिए हैं। सारा का सारा डेफिनेशन यहाँ पर हो चुका है। सो यहाँ पे देखेंगे अलील हो गया, ओके, होमोजाइगस अलील, हेटेरोजाइगस अलील, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, चाहे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोला, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, F1 जनरेशन आपका जो है पुनेट स्क्वायर, ओके, चेकर बॉक्स, ये सब जो है मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब वही मैंने आपको बताया, डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया था उसके अंदर कि अगर मान लो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 and 1 इज वॉट, आपके क्रोमोसोम नंबर 1 and 1 क्या हो जाते हैं बच्चों आपके, उनको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम नंबर 1 and 1 उनको कहा जाता है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 1 and 4, 2 and 3, 9 and 10, 11 and आपका 14, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, आपका हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। ओके, नाउ ओके, सो बच्चों आज अब नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं, थोड़ा सा जो है हमारे हैं आदरणीय ग्रिगोर जॉन्स मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लिया जाए, थोड़ा समझ लिया जाए उनके जो है जीवन के बारे में, उनके जो है उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कब वो बॉर्न हुए, कब उनका डेथ हुआ, किस पर उन्होंने काम किया, एक्सपेरिमेंट, या फिर कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़े से एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑफकोर्स क्योंकि सब कुछ उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हीं की दी हुई हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है बच्चों, पूरा नाम, ग्रिगोर जोहान्स मेंडल। ओके, उसके बाद अगर हम बात करूं कि इनकी जो है बर्थ कब हुआ था बच्चों, तो उनका जो बर्थ हुआ था 20 जुलाई 1822 को ये पैदा हुए थे।
उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनका डेथ कब हुआ था, इनका डेथ कब हुआ था, तो इनका डेथ हुआ था बच्चों, ओके, 6 जनवरी 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये इनका नेटिव प्लेस क्या था, नेटिव कहाँ के रहने वाले थे ये, नेटिव प्लेस, तो बच्चों इनका जो नेटिव प्लेस था क्या था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ये, ऑस्ट्रिया एक जगह है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि प्रोफेशनली ये क्या थे, क्या काम करते थे ये। ओके, तो बहुत सारे इनके काम थे। पहला कि ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे बच्चों, ऑस्ट्रियन मॉन्क, पहला तो ये लिखेंगे ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ये, है ना, मतलब बोलते हैं ना फादर, जो पादरी होते हैं, जो लोग चर्च में काम करते हैं, राइट, उनको ऑस्ट्रियन और जो है वहाँ के उनको मॉन्क कहा जाता है, वो भी थे, अपने फादर की काफ़ी मदद करते थे ये। फार्मर भी थे ये, है ना, फार्मर भी थे, फार्मर भी थे, साइंटिस्ट तो थे ही। उसके बाद मैथमेटिशियन भी थे। उसके बाद बच्चों और क्या इसके अंदर जो है, साइंटिस्ट तो थे ही, है ना, साइंटिस्ट तो थे ही, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंट जो इनका एक्सपेरिमेंट रहा है किस पे था, इन्होंने किस पे किया था एक्सपेरिमेंट बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर आपके, इससे लिखते हैं पी प्लांट पे, पी प्लांट पे किया था एक्सपेरिमेंट उन्होंने, है ना, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स लग गए थे, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बेचारे, मतलब इतना उन्होंने कितना टाइम लगाया उसको। इट्स नॉट अ बाय लक और ये सब चीज़ें नहीं होती, ऑफ कोर्स लक जैसा कुछ नहीं होता, इट्स ओनली अबाउट द हार्ड वर्क। कुछ लोग होते हैं जो चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता देते मैंने किया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेचारे एकदम गुमसुम होके पूरी दुनिया से छुपकर काम करते हैं और उसके बाद अपने बस रिजल्ट को सामने रखते हैं। तो कभी भी किसी को लकी नहीं बोलना चाहिए, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। ओके, आई बस समझ में। तो इन्होंने स्टार्ट किया था कुछ 1856-7 के अंदर, 6 के अंदर स्टार्ट किया था और 1863 तक इनका जो है पूरा रिसर्च चला है। ओके, पूरे 7-8 ईयर्स लगे हैं इनके पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये कुछ आपका जो है बैकग्राउंड है आपके किसके, मेंडल साहब के, उनका पूरा नाम क्या है, कब उनकी जो है ऑफकोर्स उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हो गई थी, नेटिव प्लेस उनका ऑस्ट्रिया था, प्रोफेशनली वो मैथमेटिशियन थे, उसका ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, फार्मर थे, साइंटिस्ट थे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट के ऊपर किया था, पाइसम सटाइवम के ऊपर। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने, 7 साल, इतने उन्होंने जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए थे इसके लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके बच्चों, तो ये कुछ आपको चीज़ें ये याद रखनी है फॉर वॉट, आपके जो एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज़ ट्रेट फॉर पी प्लांट। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स को जो है हमारे जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब ने क्या किया था, जो है यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स को जो है चूज़ किया था। तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो है, बैकग्राउंड की थोड़ी बातें मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों, ये किस पे की गई थी, आपके पी प्लांट के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो पी प्लांट है, इसके जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स को लिया गया था, 7 कैरेक्टर्स को लिया गया था। ओके, 7 कैरेक्टर्स को, उसको हम देखेंगे अभी, जानेंगे भी। और उन 7 कैरेक्टर्स को लेने के बाद उसका जो है हमने ट्रेट भी बताया है, यस राइट। उसके बाद उसके लिए जो अलील हैं वो भी अलील हमने बताई है, यस। उसके अंदर हमने डोमिनेंट के बारे में बताया है, डोमिनेंट अलील क्या है, डोमिनेंट अलील क्या होता है उसके बारे में बताया है, वो भी बता दूंगी मैं आपको। उसमें रिसेसिव अलील क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ये भी बताया है। ओके, तो रिसेसिव अलील, रिसेसिव डॉम, आपका जो है ट्रेट के अंदर दोनों ट्रेट आएंगे आपके, ऑफकोर्स डोमिनेंट ट्रेट भी आएगा, रिसेसिव ट्रेट भी आएगा। पूरे आपके 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उन 7 कैरेक्टर्स के आपके 2 ट्रेट होंगे। ओके, 2 ट्रेट यानी अगर मान लो सपोज करो, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, अगर एग्जाम्पल में मैं प्लांट की हाइट ले रही हूँ, अगर मैं प्लांट की हाइट बच्चों ले रही हूँ, तो प्लांट की हाइट के अंदर हमें मालूम है किसके 2 ट्रेट होते हैं,
एक क्या होता है आपका टॉल, एक होगा क्या आपका टॉल, एक क्या हो गया बच्चों आपका डॉर्फ, या क्या हो गया आपका डॉर्फ। तो इसके लिए भी अलील होगा, इसके लिए भी अलील होगा, इसके लिए डोमिनेंट अलील होगा, इसके लिए आपका रिसेसिव अलील होगा। तो आज इसके अंदर जो हम लोग अब बॉक्स के अंदर देखते हैं। ओके, सो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इससे लिखती हूँ मैं कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, उसके बाद ट्रेड्स, ट्रेड्स के अंदर भी आपका आएगा डोमिनेंट फॉर्म, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं रिसेसिव फॉर्म, रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे, सॉरी, हाँ, तो मैं एक एक कैरेक्टर लेके चलती हूँ बच्चों, एक एक चीज़ यहाँ पर बताती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं येलो से, पहले हम लेके जाएंगे प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट लिख दिया। ओके, अब प्लांट के हाइट के अंदर बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्या था मेरा टॉल, टॉल, राइट, और यहाँ पे था मेरा डॉर्फ, पहला हो गया, फर्स्ट हो गया। अब बेटा इसके लिए जो अलील होगा वो भी लिखना जरूरी है, क्योंकि मुझे डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट फॉर्म, रिसेसिव फॉर्म के अंदर अलील दोनों आपको बताना है, ट्रेड के अंदर मुझे दोनों चीजें बतानी है। तो टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, आपका जो है नेक्स्ट यहाँ पर होगा आपका फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। तो बच्चों फ्लावर के पोजीशन के अंदर एक होता है क्या हमारा एक्सिलरी, एक्सिलरी, और एक होता है मेरा टर्मिनल, टर्मिनल। एक्सिलरी और टर्मिनल का मतलब समझते हो, डायग्राम बना के दिखाऊंगी मैं, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर मान लो एक्सिलरी हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए में सॉरी टर्मिनल में स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसे बच्चों सपोज करो ये मेरा कोई पौधा है, ये मेरा कोई प्लांट है, मैं समझा रही हूँ एक्सिलरी कहाँ पर होता है, और ये मेरे उसकी टहनियाँ हो गई है ना, ये मेरे ब्रांचेज हो गए है ना। तो अगर मेरा जो फूल है, अगर मेरा फूल यहाँ पर आता है, अगर मेरा फूल यहाँ पर आता है, तो इसको मैं बोलूँगी टर्मिनल, ये टर्मिनल हो गया। और अगर मेरा फूल यहाँ आता है, यहाँ आता है, यू नो आर्म्स, अगर मैं ऐसे अपना हाथ करूँ लाइक दिस, ओके, तो अगर ये दिस वन इज व्हाट आपका टर्मिनल, ये क्या हो गया बच्चों मेरे फिंगर्स, क्या हो गए बच्चों आपके फिंगर्स, क्या हो गए मेरे आपके लेटरल, और ये जो हो गया क्या आपके एक्सिलरी, क्या हो गया आपके अंडर आर्म्स, क्या हो गया आपके एक्सिलरी। ओके, इस तरह से समझना। ओके फाइन, तो ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज एक्सियल, ओके, और ये क्या हो गया आपका टर्मिनल, ये क्या हो गया टर्मिनल। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फ्लावर का, ये पोजिशन हो गया फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर। तो फ्लावर के कलर के अंदर भी बच्चों हमने दो देखे हैं इसके अंदर, एक है आपका पर्पल, पर्पल, और यहाँ पर क्या है बच्चों आपका वाइट, यहाँ पर क्या है आपका वाइट। तो बच्चों पर्पल के अंदर अगर मान लो सपोज करो इसको मैं जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ डब्ल्यू से, है ना, कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पे आपका स्मॉल डब्ल्यू एज वेल एज स्मॉल डब्ल्यू। ओके, उसके बाद बच्चों आता है यहाँ पर आपका पॉड का शेप, पॉड का शेप, ओके। तो पॉड का जो शेप होता है बच्चों, ये भी बता के दिखा दूंगी, समझा दूंगी मैं, ये भी क्या होता है पॉड का शेप। तो यहाँ पर होता है आपका इन्फ्लेटेड, इनफ्लेटेड, ओके, यहाँ पर होता है कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड, ओके। सो इनफ्लेटेड के अंदर बच्चों जो आता है उसके अंदर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो किसको मैंने बोल दिया आपका जो है कैपिटल एन ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्मॉल एन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपका क्या, पॉड का शेप, पॉड का जो है कलर, पॉड का कलर, है ना। तो पॉड के कलर के अंदर बच्चों दो कलर आते हैं यहाँ पे, एक आता है आपका ग्रीन, यहाँ पर आएगा आपका ग्रीन, और यहाँ पर क्या आएगा आपका बच्चा येलो,
ओके ग्रीन, और यहाँ पर क्या होगा बच्चा आपका येलो। सो ग्रीन के अंदर देखेंगे, ग्रीन के अंदर मान लो कि सपोज करो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्मॉल जी। देखो बच्चों इस साइड के जितने कैरेक्टर्स है सबके सब आपके रिसेसिव है, तो ऑफकोर्स स्मॉल फॉर्म में होंगे, स्मॉल वाला अलील आएगा, समझाया था मैंने राइट। इस साइड के जितने भी आपके हैं सबके सबके डोमिनेंट वाले अलील से सबके डोमिनेंट फॉर्म के अंदर होंगे। ओके उसके बाद बच्चों आता है आपका क्या, सीड का कलर है ना। तो सीड के कलर के अंदर बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, येलो। ओके और यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीन, यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रीन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से, कैपिटल वाई, और इसको स्मॉल वाई राइट। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लास्ट आता है आपका क्या, सीड का शेप लास्ट में आएगा। तो सीड के शेप के अंदर भी दो आपके ट्रेट आएंगे, कौन कौन सा आएगा मैम, राउंड, यहाँ पे आएगा आपका राउंड, और इधर आएगा क्या चीज़ आपका राउंड एंड रिंकल्ड। ओके रिंकल्ड फाइन। सो यहाँ पे बच्चों राउंड के अंदर जो है आप कैपिटल आर लिखो, यहाँ पे आप स्मॉल आर लिखो। तो मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर पोजीशन बताया, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पॉड क्या होता है। मटर छिला है कभी, आ रहा है सीजन आ रहा है, बस आ ही गया, बहुत सारे तो जगह पे मटर मिलने भी लगे हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर मैं मटर बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकती हूँ, देखो ये जो है तो मान लो ये मटर ही है, मतलब दिख तो नहीं रहा है वैसे है ना। तो ये जो है बच्चों ये जो है आपका इस तरह से जो ऊपर का छिलका होता है ना, छिलका आपका जो पील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉड। तो ये क्या है आपका, ये पूरा आपका क्या हो गया, ये जो छिलका इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉड कहते हैं। यही आपका पॉड कभी इन्फ्लेटेड होता है, बहुत अच्छा होता है, कभी कंस्ट्रिक्टेड होता है। आप नोटिस करना, आप घर में जब कभी आएगा मम्मा या फिर पापा लेकर आएंगे, आप भी जाकर मार्केट से देख सकते हो, उसके अंदर कुछ बहुत सुंदर होता है, एकदम प्लेन होता है, कुछ में ऐसे लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है। दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पॉड। किसका पार्ट होता है वो आपका कंस्ट्रिक्शन का पार्ट होता है। एक में कभी कभी कुछ होते हैं आपके एकदम ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत डोमिनेंट होते हैं, कुछ आपकी लाइटिश ग्रीन या फिर येलोइश कलर के होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉड, आपके रिसेसिव टाइप का होता है। सो बच्चों ये पूरा का पूरा आपका ट्रेट है पी प्लांट का। 7 कैरेक्टर्स लिए थे हमारे मंडल साहब ने, उन 7 कैरेक्टर्स के अंदर ये सारे के सारे जो मैंने अब बच्चों देखो यहाँ पर, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अब इसके अंदर किसी ने तुमसे पूछा इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू, क्या पूछने हैं बच्चों, अगर आपसे अगर किसी ने ये बात पूछी कि बताया जाए मैम इसके अंदर हमें ये चीज़ बताया जाए कि यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ओके इसके अंदर ट्रेट क्या है, एज वेल एज आपका कैरेक्टर क्या है। तो बच्चा याद रखना ये पूरे आपके कैरेक्टर्स हो गए, ये पूरा आपका टॉल, एक्सिलरी, पर्पल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, येलो, राउंड, डॉफ, टर्मिनल, वाइट, कंस्ट्रिक्टेड, येलो, ग्रीन, रिंकल, ये आपके ट्रेट हो गए। अब किसी ने आपसे पूछा कि इसके अंदर फिनोटाइप क्या है, जो तुम देख सकते हो, तो मैं प्लांट की हाइट टॉल एंड डॉर्फ, छोटा है बड़ा है, देख सकती हूँ। एक्सिलरी कहाँ पर है, नीचे यहाँ पर एक्सिल पोर्शन पे है या टर्मिनल पे ऊपर पोर्शन के ऊपर है, देख सकती हूँ। पर्पल है, फ्लावर का कलर कैसा है, पर्पल है या फिर वाइट है, पर्पल है या फिर आपका वाइट है, पर्पल फ्लावर है, देखो यहाँ पे ये पर्पल है, ये मतलब कैसा, ये डोमिनेंट है राइट। तो ये बच्चों क्या है आपका, ये भी मैं देख सकती हूँ, फिनोटाइप है। इनफ्लेटेड है, कंस्ट्रिक्टेड है, कैसा है आपका पॉड, एकदम प्लेन है, बहुत सुंदर सा, एक ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का है, या फिर थोड़ा सा उसके अंदर रिंकल जैसा कुछ प्रेजेंट है, ये भी मैं देख सकती हूँ राइट। उसके अंदर आपका ग्रीन येलो कैसा, ग्रीन कलर का दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है, मतलब ये भी मैं आपको देख सकती हूँ राइट। देन आपका येलो है, जो सीड का कलर होता है, जब छीलोगे, छीलने के बाद इसके अंदर जो आपके सीड प्रेजेंट होंगे, छीलने के बाद इसके अंदर जो आपके गोले गोले जो आपके सीड प्रेजेंट होंगे बच्चों, गोले गोले जो सीड प्रेजेंट होंगे वो कैसा है आपका, एकदम ग्रीन कलर का है या येलो है। अगर येलो होगा तो आपका डोमिनेंट है, ग्रीन है तो कैसा आपका रिसेसिव होगा। छिलने के बाद जो मटर का दाना तुम्हारे हाथ में लेके देखना कैसा है, राउंड, एकदम राउंड है तो अगेन आपका डोमिनेंट होगा, रिंकल है तो कैसा होगा, आपका रिसेसिव होगा। तो जो चीज़ तुम देख सकते हो अपनी आंखों से, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, फिनोटाइप। और जो मैंने सारे अलीज लिखे हैं, इनके यहाँ पे अलीज लिखे हैं बच्चों, ये सब के हो गए आपके जीनोटाइप, ये सब क्या हो गया आपके जीनोटाइप। तो यहाँ पे आपके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ये आपके क्या है, 7 contrasting character, 7 contrasting characters। क्लियर, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ठीक है, मतलब मान लेते हैं बहुत सही आपने सारी बातें बताई, तो मेंडल साहब इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, इतने बेचारे
क्योंकि इन्होंने तो 7 ईयर्स काम किए थे इसके ऊपर। और भी लोग होते हैं मतलब 20-20 साल 25-25 साल इसको काम करते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं आता। तो इनकी मतलब इनके चॉइस के अंदर, इनके मतलब चीज़ों के अंदर ऐसा क्या था कि ये बहुत सक्सेसफुल रहे। एंड भाई इनको खिताब भी मिला, मैथमेटिशियन बैकग्राउंड से भी, है ना। प्रोफेसर किसके थे, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उसके बाद बच्चों कैसा था, इनको क्या मिला, इनको ये खिताब मिला कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए। ओके, तो पहला रीजन ये था कि चॉइस ऑफ द प्लांट, चॉइस ऑफ द प्लांट, जो उन्होंने प्लांट चॉइस किया था बच्चों एकदम परफेक्ट एंजियोस्पर्म प्लांट था। एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट था बच्चों इसके अंदर, है ना। मतलब जो हमें एक एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे उसके अंदर रूट होना चाहिए, शूट होना चाहिए, आपका फ्लावर होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, लीव्स होने चाहिए, सब सारी चीज़ें थी उसके अंदर। पी प्लांट के अंदर सारी चीज़ें हैं भाई, फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, लीव्स भी हैं, बहुत से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर प्योर ब्रीड लाइन था, ये प्योर ब्रीड लाइन था। मतलब इसके अंदर जो पी प्लांट उन्होंने लिया था उसके अंदर किसी तरह का मिक्सिंग ऑफ गैमेट नहीं था उसके अंदर। मतलब जैसे कि उसके अंदर जेनेटिकल इंजीनियरिंग के जरिए, ओके, आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उस प्लांट को जो है हमने हाइब्रिड नहीं बनाया था, एकदम प्योर ब्रीड, प्योर फॉर्म का प्लांट था। सबसे अच्छा एकदम वाइल्ड फॉर्म, कैसे क्या बोलेंगे उसको, एकदम वाइल्ड फॉर्म। ओके, वाइल्ड फॉर्म प्लांट, प्योर ब्रीड लाइन था। ओके, दूसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस इसके अंदर जो था कि जो अपना प्लांट था, प्लांट कौन सा था बच्चों, प्लांट का नाम क्या था, बता सकते हैं आप सब? हाँ मैम बता सकते हैं, हमको एकदम रट गया अब तो। क्या था? पी प्लांट था, पाइसम सटाइवम था, पी प्लांट, है ना, पी प्लांट था बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो पी प्लांट था, तो यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे, जो अपना पी प्लांट था, ओके, इसको हम लोग, इसको बहुत छोटा सा एरिया, यू नो, अभी जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बहुत काफ़ी बड़ा ये स्टूडियो रूम है, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो मैं ग्रो कर सकती हूँ पी प्लांट, तो उसको इतनी कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए। एंड कम से कम 1 साल के अंदर 2 से 3 बार जो इंटरवल, 2 से 3 बार इंटरवल के दौरान आप जो है इस अल्टरनेटिव फॉर्म में जो है आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अल्टरनेटली कम से कम 2 से 3 बार 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर कम से कम 2 से 3 से 4 बार आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट होती है। ओके, तो 2 to 3 टाइम्स इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कल्टीवेट लिखते हैं, है ना, कल्टीवेटेड। ओके, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है शॉर्ट होता है। ओके, और एरिया भी इनको कैसा चाहिए, एरिया भी कैसा चाहिए इनको, एकदम कम एरिया के अंदर ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है आपके सारे आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब उनको जो कैरेक्टर्स चाहिए थे सारे इनको कैरेक्टर्स के अंदर मिल गए थे। सो ऑल कॉन्ट्रास्टिंग characters present in this plant, सारे के सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि इसके अंदर और क्या चाहिए। अभी देखो कि मैंने बताया कि क्योंकि वो प्रोफेशनली कैसे थे, मैथमेटिशियन थे, राइट, उनका कोई लेना देना नहीं था आपके जेनेटिक्स से, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू यूज़ द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स का ही टर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर कैसा था कि यहाँ पे उन्होंने जो है आपके एनालिटिकल डेटा को इस्तेमाल किया था। एनालिटिकल डेटा है ना, एनालिटिकल डेटा को जो है उन्होंने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम्पल पूछोगे कि मैम हाउ एंड किस तरह से, तो बच्चों मैंने आप एग्जाम्पल बताया था कि इन्होंने जो है जीनों को क्या बोल दिया था बच्चों, जीन को बोला था कि फैक्टर। फैक्टर इज अ टर्म विच इज एक्चुअली यूज्ड इन व्हाट, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रही हैं बच्चों उनके सक्सेसफुल होने के पीछे, लाइक उनको जो सक्सेस उनको मिली है। तो ये सारी की सारी जो आपके टर्म्स थे, पहला कि भाई जो उन्होंने जो प्लांट को चूज़ किया, जिस प्लांट को उन्होंने चूज़ किया था, जैसे आपको मालूम है कि यस एकदम परफेक्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट था, सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर थे। उसके बाद प्योर लाइन, आपका प्योर ब्रीड लाइन था ये प्लांट, जो है आप जो है 2 से 3 बार टाइम्स को जो है कल्टीवेट कर सकते हो। लाइफ स्पैन काफ़ी उनका शॉर्ट होता है, छोटा सा एकदम एरिया चाहिए, अपने गार्डन के अंदर, बैकयार्ड के अंदर भी आप ग्रो कर सकते हो। तीसरा, सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे। और चौथा कि उन्होंने एनालिटिकल डेटा को इस्तेमाल किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस
जो है इसके अंदर देखने को मिला था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके अंदर देखने को मिला था। ओके, सो दीज आर सम डिफरेंट आपके फिनोमिनन, दीज आर सम डिफरेंट आपके जो है आपके पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं इनको, राइट, ये रीजंस रहे हैं आपके मेंडल साहब के सक्सेस के लिए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज यस। अब बच्चों, अब इनकी पढ़ाई करने के बाद, पी प्लांट की पढ़ाई करने के बाद, बहुत अच्छे से जानने के बाद बहुत अच्छे से समझने के बाद फाइनली इन्होंने जो है इस कंक्लूजन पे आए कि इन्होंने 3 लॉज दिए। 7 साल जो एक्सपेरिमेंट किए, तो उस एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ तो आपको क्या आपका जो है जो भी उनका रिजल्ट निकला, जो भी उनका कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन को, उस रिजल्ट को उन्होंने क्या किया, 3 लॉज के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या किया था, दर्शाया था। तो पहला था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बच्चों एक और लॉ कहा जाता है जिसका नाम होता है प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। आई बस समझ लें, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो पहले 2 लॉज हैं, जो आपके पहले जो आपके 2 लॉज हैं, इसके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, मोनो हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में, मोनो हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट होता है, डेट इज आपका क्या है, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर बच्चों हम बात करेंगे आपके डाई हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में, डाई हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पर हमें मतलब मोस्टली 2 कैरेक्टर्स को लेकर चलना है, 2 यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को लेकर चलेंगे, यहाँ पे 2 कैरेक्टर होंगे और यहाँ पे जो बेटा 1 ही कैरेक्टर को लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो 1 कैरेक्टर इन द सेंस 2 ट्रेट, 2 कैरेक्टर इन द सेंस 4 ट्रेट। ओके, सो इसके बाद जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। फाइन, तो आज बच्चों यहाँ यहीं पे हम रुकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्लास के अंदर आने वाले नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग जो है लॉस देख लेंगे। सो होप आप सबने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। एंड बच्चों प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें। कुछ भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वीडियो अपलोड होने के बाद आप जो है क्वेरी, कोई क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच।